दोस्तों मैं संजीव कुमार शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर ही बनाया गया है, जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का वीडियो कुछ उसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो है वो बहुविकल्पीय होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो अति लघु उत्तरीय होता है, अति लघु उत्तरीय। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो लघु उत्तरीय का होता है। और चौथा टाइप जो होता है वो विस्तृत उत्तरीय का होता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले 1 से लेके 4 चैप्टर तक के अति लघु उत्तरीय, 1 से 4 अति लघु। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व जैसा कि इसका नाम से ही क्लियर है कि एक सीधी लाइन हो, इसकी बात कर रहा है। तो इस टाइप के आवेश घनत्व का मतलब यही है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की संख्या को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में एक चीज, इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर की भी बात करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना दें और उसका आंसर ना बताएं। तो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर की भी बात करेंगे, हाँ। लेकिन यह है कि आंसर जो है आपको वो राइटिंग में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ही आपको राइटिंग में मिलेगा। आंसर जो है हम एक्सप्लेन करेंगे, सभी क्वेश्चन के आंसरों को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और रेखीय आवेश घनत्व को आप लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा Q/L, ठीक है। जहां पे लेमडा जो है रेखीय आवेश घनत्व है और Q जो है टोटल आवेश है, L जो है उस चालक तार की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है कूलाम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं। तो कूलाम के नियम की हमको सीमाएं लिखनी है। तो जो कूलाम का नियम है ये क्या है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच काम करता है। कूलाम का नियम है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता, और ये जो स्थिर बिंदु आवेश हैं इनके बीच की दूरी अगर 10 की पावर -15 से कम है, अगर इनके बीच की दूरी जो हमारे आवेश होते हैं Q1 Q2 इनके बीच की दूरी जो R है, अगर इसकी दूरी 10 की पावर -15 मीटर से कम है तो कूलाम का नियम यहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है। तब यहाँ पे कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। ये कूलाम के नियम की परिसीमाएं हैं। तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम 2 स्थिर बिंदु आवेशों के लिए है और ये आवेशों के बीच की दूरी अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम है, ठीक है, तो कूलाम का नियम इसके लिए लागू नहीं होता है। अगला है एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, सॉरी, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बात यहां पे कर रहा है कि एक कूलाम आवेश यानी Q का मान कितना दिया है, एक कूलाम आवेश। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n पूछ रहा। तो एक फार्मूला अब हमने बताया था आप लोगों को चैप्टर बताते समय, Q बराबर NE। E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10 की पावर -19 और Q की जगह आप 1 रखेंगे 1 और N गुणे 1.6 × 10 की पावर -19। अब ये इधर चला जाएगा भाग में, तो यानी N इक्वल टू हो जाएगा 1/1.9 × 10 की पावर -19। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करें, सॉरी 1.6, हाँ ठीक 1.6, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को
उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला अगर बल F है और इस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के मान के, इस परीक्षण आवेश का मान कितना है Q0, इसी के निष्पत्ति यानी अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बात कर रहा है इसका मात्रक, लिखिए। तो इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या हो जाए क्या होगा, न्यूटन होगा, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं बीमा लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स क्या चीज है, तो वैद्युत फ्लक्स हमने बताया था कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी भी काल्पनिक कह लो या वैसे भी किसी भी पृष्ठ से, तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब अगर हम इसके बीमा की, इसके मात्रक की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो आपका हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई को क्या लिखते हैं, फाई बराबर ई इंटू ए, ई डॉट ए। अब फाई का मात्रक के लिए ई का मात्रक होता है क्या, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर सॉरी हाँ क्या होता है ई का, हाँ न्यूटन पर कूलाम होता है, और ए का मात्रक होता है मीटर। तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम और गुणे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। और कभी कभी इसी को हम, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा वोल्ट मीटर, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन में ज्यादातर आपको वोल्ट मीटर ही देगा, ऑप्शन में क्या होगा, वोल्ट मीटर ही देता है, ये नहीं देता है। तो आप इसको याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। सॉरी इसमें बीमा भी पूछा है, तो अगर इसके हम बीमा की बात करें तो ई की बीमा लिख लो, ई की बीमा नहीं पता तो एफ की बीमा लिख लो। एफ की बीमा MLT की पावर -2 होती है, और नीचे क्यू की बीमा AT होती है, और इंटू ए की बीमा होती है L²। उस सबको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा ML³ T की पावर -3 A की पावर -1, ये आपकी बीमा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज होता है, वैद्युत द्विध्रुव है समान परिणाम के दो विपरीत आवेश, समान परिणाम के दो विपरीत आवेश, यानी इसका परिणाम अगर ये 10 कूलाम है तो ये -10 कूलाम होना चाहिए, ठीक है। परिणाम दोनों का बराबर होना चाहिए, और ये जो है विपरीत होनी चाहिए, अगर ये प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। समान परिणाम के दो विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो समान परिणाम के दो विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है तो इस प्रकार से जो हमारा निकाय बनता है वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा एवं इसकी बीमा लिखिए। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसकी बीमा लिखनी है, ठीक है। तो वैद्युत विभव यानी सेकंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है, उसको हमने चैप्टर को पढ़ाते समय भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं यहाँ आपको उसकी परिभाषा बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0, तो अनंत से इस परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य अगर W है, और इस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम इस बिंदु पर वैद्युत विभव बोलते हैं। तो वैद्युत विभव B बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश, ठीक है। इसकी बीमा पूछ रहा, तो इसकी जो बीमा हो जाएगी, W की बीमा क्या होती है, W कार्य होता है, ठीक है, कार्य की बीमा, और गुणे बटे में आवेश की बीमा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, यानी W का मात्रक जो होता है वो जूल भी होता है। तो जूल को क्या लिख सकते हैं, MP न्यूटन गुणे मीटर, न्यूटन गुणे बल गुणे विस्थापन होता है ना, तो बल की बीमा MLT ML T की पावर -2 विस्थापन यानी D
ml(T⁻²) मीटर इंटू L, ये हो गई W की विमा। ठीक है, नीचे है आपका Q की विमा होती है 80। अब इसी को सॉल्व कर लो, ये हो गया ml² T⁻³ और A इनवर्स। ये आपकी विमा हो गई। और विमा को हमेशा आप बड़े ब्रैकेट में ही लिखेंगे, अगर आप कोई और ब्रैकेट लगाते हैं तो आपका गलत माना जाएगा। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? तो समविभव का मतलब क्या है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर हो गया? संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता। अब ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको भी देखिए आप बहुत ध्यान से। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो संधारित्र, सॉरी ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन नहीं, ये वैद्युत विभव एवं धारिता 2nd चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो संधारित्र जो है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसकी सहायता से, ठीक है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए ही उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, यानी उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार को बिना बदले ही उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखिए। तो संधारित्र की धारिता जो है, किसी भी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेट को दिए गए आवेश, उसकी प्लेट को दिए गए आवेश और उन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो यानी C हो जाएगा दिया गया आवेश और उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, इसको जो है आपको डिराइव करना होगा। देखिए कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय यानी 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे फार्मूला लिख के और उसके बारे में बता दीजिए, काम आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिराइव नहीं करना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमको आंसर देना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध जो होता है, E बराबर होता है -ΔV/ΔX, जहां पे ΔV क्या है? विभव में होने वाले परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। और इसका संबंध वैद्युत क्षेत्र के साथ होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर -ΔV/ΔX। क्लियर हो गया? विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता क्या है? ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक जो है, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है उसका इनवर्स कर दो। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, तो इसका मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा या महो, इसी को बोलते हैं। तो विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध लिखिए। तो जो इसमें संबंध की बात किया है, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता इक्वल टू होता है विशिष्ट चालकता बराबर होता है धारा घनत्व और बटे में वैद्युत क्षेत्र। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा इक्वल टू J/E। यही आपका संबंध है तीनों में। धारा घनत्व, जहां पे J धारा घनत्व है, विशिष्ट चालकता सिग्मा हो गया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इन सब में संबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की श्रांतिकाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इलेक्ट्रॉनों की श्रांतिकाल, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली अगर मूव कर रहे हैं, अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी उसको और अधिक ऊर्जा दे दें, यानी तापमान दे दें, तो क्या हो जाएगी? उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, गति बढ़ जाएगी। और श्रांतिकाल है क्या? 2 क्रमागत
टक्करों के बीच, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों टकराने में जितना समय लेते हैं उसी को हम क्रांतिकाल कहते हैं। अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब इनकी गति बढ़ जाएगी तो इनके टकराने का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दोनों काफी तेजी से चलना शुरू कर देते, एक दूसरे से जल्दी मिल जाएंगे ना, तो जब जल्दी मिल जाएंगे तो इनके बीच जो समय लग रहा है मिलने के लिए, यानी टक्कर होने में, वो कम हो जा रहा है। तो यानी इलेक्ट्रॉनों के क्रांतिकाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का क्रांतिकाल जो है वो कम हो जाता है। अब है ओमीय तथा अनोमीय परिपथ को समझाते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। तो ओमीय परिपथ किसे कहते हैं और अनोमीय किसे कहते हैं? तो जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उसे जो है हम ओमीय परिपथ कहते हैं, और जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक एक उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण के रूप में ऐसे किसी चीज का नाम यहां हमें देना है कि जो ओम के नियम का पालन करता हो, और दूसरे में देना है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो जो अनओमीय में है, यानी ओम के नियम का जो आप पालन नहीं करता, वो है आपका विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, और ओमीय में आपके वोल्ट मीटर, ये एमीटर, ये सारे कोई भी आप लिख दीजिए, ये सभी ओम के नियम का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है लारेंज बल क्या है? लारेंज बल क्या है? तो इसको भी देखिए कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण एक समान रूप से गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस आवेशित कण पर एक बल लगता है, और उसी बल को हम लारेंज बल कहते हैं, और ये होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, जहां Q जो है उस आवेशित कण का आवेश है, V उसकी वेलोसिटी है, और B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परपथीय नियम पूछ रहा है, तो एम्पियर का परपथीय नियम यही है कि किसी भी बंद परिपथ के अनुदिश, किसी भी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, किसी भी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही है एम्पियर के परपथीय नियम। ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के और उसका वर्गमूल निकाल लेना है, और जो आएगा वो आ जाएगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही होती है प्रकाश की चाल। प्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत है वो डीज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी रेडियो आवृत्ति, डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण काल की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। यही इसकी सिद्धांत है। तो यानी इसका सिद्धांत क्या है कि साइक्लोट्रॉन के बीच में जो डीज के बीच प्रत्यावर्ती विभवांतर की जो रेडियो तरंगे हैं उसकी आवृत्ति डीज के अंदर आवेशित कण के परिक्रमण काल की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। यही डीज का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता से आपका क्या मतलब है? यदि आंसर देखिए, यदि किसी धारामापी में हम थोड़ी सी धारा प्रवाहित करते हैं, किसी धारामापी में क्या थोड़ी सी धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पर्याप्त विक्षेप आ जाता है, तो धारामापी को हम सुग्राही कहते हैं। ठीक है, यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस पे उत्पन्न विक्षेप को ही हम धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। भाई अगर कोई भी हमारा धारामापी है, धारामापी का मतलब एमीटर से है, तो इसमें अगर हम करंट का फ्लो करेंगे, एमीटर के सुई में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, और यही जितना मैक्सिमम या जितने आसानी से विक्षेप उत्पन्न होगा बिना किसी रुकावट के, इसी को हम धारा की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। तो चल कुंडली धारामापी सुग्राहिता का जो व्यंजक है उसको हम बोलते हैं IS = φ/I, और फाई की वैल्यू रख दो। फाई बराबर होता है क्या, NAB/I, सॉरी NAC होता है। ठीक है, ये इसका व्यंजक हो गया। अगला क्वेश्चन है,
चुंबकीय बल रेखाएं एवं वैद्युत बल रेखाओं में अंतर लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं में अंतर हमको यहाँ पे लिखना है। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं और वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, यही आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो देखो क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो बंद वक्र में होती है, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ठीक है। वो एक आवेश से क्या होती है, दूसरे आवेश तक जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। और इसका मुख्य कारण यही है, अब भाई बंद वक्र क्यों बना रहे हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि चुंबकीय ध्रुव विलगित नहीं होता है, यानी जो चुंबकीय ध्रुव होता है ये अलग अलग नहीं होता, एक साथ होते हैं। कोई भी चुंबक है तो उसमें उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ होते हैं। और जो वैद्युत बल रेखा है ये आवेश से उत्पन्न होती है, आवेश हमारा अलग अलग भी होता है, तो ये ऐसे निकलेगा और माइनस रहेगा तो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। अगला, चुंबकीय बल रेखाओं का किसी चुंबकीय पदार्थ से भी किसी भी कोण पर निगमन अथवा आगमन संभव नहीं है। भाई चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी जगह से नहीं निकल सकती, केवल आपके साउथ पोल से ही निकलेंगी। और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये किसी भी संभव दिशाओं में इस आवेश से किसी भी बिंदु से कहीं से भी निकल सकती है। ये इसमें बेसिक अंतर है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो है ये आपका अति लघु उत्तरीय का वीडियो था। अब जो अगला क्वेश्चन होगा वो लघु उत्तरीय का वीडियो होगा, और कहां से कहां तक होगा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक का लघु उत्तरीय नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके भी आंसर की बात, ठीक है। तो अगले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक के लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताएंगे और साथ ही उसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे।